नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। आज हम चर्चा करेंगे सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन ने भारतीय लोकतंत्र को कैसे बदला। जी 2005 का ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम सब आरटीआई के नाम से जानते हैं, हाँ इसे अक्सर आजाद भारत के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब काया पलट करने वाले कानूनों में गिना जाता है। हाँ बिल्कुल। इसने वाकई नागरिक और सरकार के रिश्ते को फंडामेंटली बदल दिया है। पहले जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही की बातें होती थीं, जी वो ज्यादातर कागजी या एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियल्स जैसी लगती थीं। हाँ पर आरटीआई ने इन्हें एनफोर्सेबल राइट्स बना दिया, ऐसे अधिकार जिन्हें लागू करवाया जा सकता है। हाँ, और ये बात समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जानकारी मांगने या पाने तक ही सीमित नहीं है। जी इसका असर बहुत गहरा है, जैसा आपने कहा। हाँ। ये असल में पावर डायनामिक्स में यानी सत्ता के समीकरणों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये कानून आम नागरिक के हाथ में एक शक्तिशाली अहम टूल देता है, जिससे वो सीधे सवाल पूछ सकता है, हिसाब मांग सकता है। बिल्कुल सीधे सत्ता से। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसकी कहानी तो 2005 से भी पहले शुरू होती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने तो काफी पहले कह दिया था कि सूचना का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a जो हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ, उसी का एक हिस्सा है। सही कहा। और ये जानना भी दिलचस्प है कि नेशनल कानून बनने से पहले ही तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन एक्सेस लॉज बना लिए थे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। जी, लेकिन जो नेशनल आरटीआई कानून बना, उसका असली ट्रिगर, असली प्रेरणा वो ग्रास रूट मूवमेंट से आई। हाँ, वो राजस्थान वाला मूवमेंट। हाँ, खासकर राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS का काम अरुणा रॉय जी के नेतृत्व में उन्होंने जन सुनवाई का बहुत पावरफुल इस्तेमाल किया। हाँ, वो पब्लिक हियरिंग्स, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जिनमें गांव के लोग सीधे अधिकारियों से विकास के कामों का, खर्चों का हिसाब मांगते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल वही। उन जन सुनवाइयों ने दिखाया कि कैसे सरकारी योजनाओं में जैसे मनरेगा या दूसरी डेवलपमेंट स्कीम्स में कितना भ्रष्टाचार हो रहा था और कैसे सिर्फ जानकारी मिलने से ही आम लोग उसे चैलेंज कर सकते थे। ये जमीन से उठा दबाव था, एक बॉटम अप प्रेशर, जिसने सिविल सोसाइटी और कुछ प्रोग्रेसिव ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर पॉलिटिकल सिस्टम को एक राष्ट्रीय कानून बनाने पर एक तरह से मजबूर किया। तो ये कानून काम कैसे करता है? इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है? एक तो आपने बताया इसकी यूनिवर्सल कवरेज है। हाँ, वो बहुत व्यापक है। मतलब ये लगभग सभी सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सरकारी कंपनियां और यहाँ तक कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जिन्हें सरकार से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है या जो पब्लिक फंक्शंस करते हैं। अच्छा। और इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है सेक्शन 4 जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की बात करता है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मतलब ये कि सरकारी विभागों को खुद ही बिना किसी के मांगे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी चाहिए। अच्छा, जैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके ऑफिसेस कौन हैं, उनका बजट कितना है, अच्छा, योजनाएं क्या हैं, सब्सिडी किसे मिलती है, शिकायतें कैसे दर्ज करें, ये सब कुछ, ताकि लोगों को बार-बार पूछना ना पड़े। बिल्कुल। ये एक बड़ा शिफ्ट है। सिर्फ मांगने पर जानकारी देने, जिसे रिएक्टिव कहते हैं, उससे हटकर पहले से ही जानकारी उपलब्ध कराना, यानी प्रिवेंटिव ट्रांसपेरेंसी की तरफ। और जानकारी मांगने के लिए तो वो PIOs होते हैं हर विभाग में, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। जी हाँ, PIOs और असिस्टेंट PIOs भी। और अगर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो अपील के लिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, जिनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो लगभग अदालतों की तरह सुनवाई कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। जुर्माना? ये तो महत्वपूर्ण है। बहुत। दो बातें इसे और ताकत देती हैं। पहला, टाइम बाउंड रिस्पॉन्स। सामान्य जानकारी 30 दिन में देनी होती है। 30 दिन? और अगर मामला किसी की जान या आज़ादी मतलब लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा है तो 48 घंटे में। ये डेडलाइंस अकाउंटेबिलिटी लाती हैं। 48 घंटे? ये तो काफी तेज है। हाँ, और दूसरा, पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई PIO जानबूझकर जानकारी रोकता है, गलत देता है या देरी करता है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर उस अधिकारी पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ये पर्सनल लायबिलिटी तय करता है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये पर्सनल पेनल्टी वाला एस्पेक्ट वाकई काफी यूनिक लगता है। लेकिन साथ ही कुछ जानकारी रोकी भी तो जा सकती है, मतलब एग्जेम्पशंस भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है।
करीब 10 कैटेगरीज हैं जहां जानकारी देने से मना किया जा सकता है। जैसे कि जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी बातें, कैबिनेट के पेपर्स जब तक फैसला ना हो जाए, कॉमर्शियल सीक्रेट्स, विदेशी सरकारों से मिली गोपनीय जानकारी या फिर किसी की पर्सनल प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी का मुद्दा तो अहम है। हाँ, जब तक कि उसमें कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट शामिल ना हो, तो ये एग्जेम्पशंस भी हैं। ओके, तो ये तो हुआ कि कानून क्या है और कैसे काम करता है। अब आते हैं इसके असर पर, जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा है? आपने शुरू में पावर शिफ्ट की बात की थी। हाँ, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद यही है, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का सशक्तिकरण। इसने सूचना को, इंफॉर्मेशन को सही मायनों में डेमोक्रेटाइज कर दिया। पहली बार एक आम भारतीय नागरिक, चाहे वो कहीं भी हो, हाँ, चाहे वो सुदूर गांव में हो या शहर में, बिना किसी महंगे वकील या पॉलिटिकल कनेक्शन के सीधे सरकार से सवाल पूछ सकता था। अपने अधिकारों के बारे में, योजनाओं के बारे में, फैसलों के बारे में जानकारी मांग सकता था। और इसका असर जमीन पर वाकई दिखा, लोग इस्तेमाल कर पाए इसे। बिल्कुल दिखा, बिल्कुल। ग्रासरूट्स अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। लोगों ने आरटीआई लगाकर पूछा कि उनके गांव की सड़क क्यों नहीं बनी, राशन कार्ड क्यों नहीं मिला, पेंशन क्यों रुकी है। अच्छा, इससे वेलफेयर स्कीम्स में गोस्ट बेनिफिशरीज पकड़े गए, घटिया काम उजागर हुए, खासकर उन जगहों पर जहां पारंपरिक पावर स्ट्रक्चर्स, मतलब जो दबदबे वाले लोग थे, वो अधिकारियों को बचा लेते थे। वहां आरटीआई एक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। और शहरों में? शहरों में मिडिल क्लास ने इसे सिविक इश्यूज के लिए खूब इस्तेमाल किया। म्युनिसिपैलिटी के खर्चों पर सवाल, अर्बन प्लानिंग पर, पोल्यूशन कंट्रोल पर, बिल्डिंग परमिशंस पर, एक तरह से सिविक विजिलेंस का नया कल्चर बना। और जो हाशिए पर है, उन समूहों के लिए? उनके लिए भी ये बहुत अहम साबित हुआ। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, जिन्हें अक्सर भेदभाव या सरकारी योजनाओं से एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है, उन्हें इसे चैलेंज करने का एक मैकेनिज्म मिला। सर्विस डिलीवरी में जाति आधारित भेदभाव या संसाधनों के असमान आवंटन जैसी चीजें आरटीआई से उजागर हुईं। ये एम्पावरमेंट वाली बात सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ती है। कहा जाता है कि आरटीआई भारत का सबसे इफेक्टिव एंटी करप्शन टूल साबित हुआ है। हाँ, ये कहा जाता है। वो भी बिना किसी बड़ी जांच एजेंसी के तामझाम के। क्या ये सही है? देखिए, इसमें काफी सच्चाई है। इसका एक बड़ा कारण है डिटरेंट इफेक्ट। मतलब डर? हाँ, डर। जब अधिकारियों को पता होता है कि उनके काम की जानकारी मांगी जा सकती है, उनके फैसले पब्लिक स्क्रूटनी में आ सकते हैं, तो गड़बड़ी करने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। सिर्फ जानकारी बाहर आने का डर ही एक हद तक भ्रष्टाचार रोकता है। क्या इस पर कोई स्टडी हुई है? हाँ, कई स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये दिखाया कि जिन विभागों में आरटीआई का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, वहां करप्शन के मामलों में कमी आई। और बड़े घोटालों को उजागर करने में भी इसकी भूमिका रही है ना? हाँ, बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन विवाद हो, आदर्श हाउसिंग स्कैम, कई माइनिंग लीज फ्रॉड्स। हाँ, ये सब तो काफी बड़े मामले थे। इन कई बड़े मामलों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट ने आरटीआई से ही वो क्रूशल डॉक्यूमेंट्स, वो सबूत हासिल किए थे, जो वरना शायद कभी बाहर नहीं आते। आरटीआई ने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जिससे आगे जांच और कार्रवाई संभव हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आरटीआई सिर्फ सवाल पूछने का जरिया नहीं रहा, बल्कि सिस्टम में सुधार लाने का भी एक टूल बन गया। सिस्टमिक रिफॉर्म जिसे कहते हैं। बिल्कुल, यही हुआ है। बार बार जब आरटीआई से किसी एक तरह की गड़बड़ी सामने आई, तो उसने सिस्टेमिक रिफॉर्म्स लाने पे मजबूर किया। कोई उदाहरण? जैसे स्कूलों, कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस में बहुत धांधली होती थी। ढेरों आरटीआई लगी, जिसके बाद कई संस्थानों को अपने एडमिशन प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ा। अच्छा। ऐसा ही हाउसिंग अलॉटमेंट्स में, सरकारी ठेकों में, लाइसेंस देने में भी देखा गया। पारदर्शिता बढ़ी। और क्या इससे पब्लिक फंड्स रिकवर करने में भी मदद मिली? हाँ, कई मामलों में इन्फ्लेटेड बिल्स पकड़े गए, ऐसे काम पकड़े गए जो सिर्फ कागज पर हुए थे। फंड्स का मिसअप्रोप्रिएशन उजागर हुआ। इससे कई मामलों में करेक्टिव एक्शन लिया गया, प्रोसिक्यूशन हुआ और पैसा रिकवर भी हुआ। इसने अकाउंटेबिलिटी के ढांचे को भी तो बदला होगा, जैसे ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। हाँ, इसने अकाउंटेबिलिटी की कई लेयर्स को मजबूत किया है। ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पर सीधा असर पड़ा। सिविल सर्वेंट्स जो पहले अक्सर ऑफिशियल सीक्रेसी के पर्दे के पीछे छिपे रहते थे, हाँ, वो गोपनीयता कानून, जी, अब वो अपने फैसलों के लिए सीधे तौर पे ज्यादा जवाबदेह हो गए हैं। उन्हें कारण बताने पड़ते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी सुधरी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस वाली बात भी तो है कि अधिकारी फैसला लेने से डरने लगे हैं। हाँ, ये चिंता भी उभरी। कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है कि कुछ अधिकारी जरूरत से ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। ये एक बहस का मुद्दा है। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पार्टियों पर तो आरटीआई लागू नहीं होता। नहीं, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद को इसके दायरे से बाहर रखा है, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी जरूर बढ़ी है।
कैसे? क्योंकि नागरिक अब सरकारी नीतियों, सरकारी खर्चों और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को आरटीआई के जरिए स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। इससे पॉलिटिकल चॉइसेस को ज्यादा जस्टिफाई करने का दबाव तो बनता ही है। और जुडिशरी का क्या? न्यायपालिका पर आरटीआई का असर, वो तो काफी रेजिस्टेंट रही है इसे लेकर शुरू में। हाँ, शुरू में काफी प्रतिरोध था, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट्स ने भी आरटीआई के एप्लीकेबिलिटी को स्वीकार किया है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, केस मैनेजमेंट कैसे होता है, यहाँ तक कि जजों के एसेट डिक्लेरेशन से जुड़ी जानकारी भी आरटीआई के जरिए सामने आई है। अच्छा, जजों के एसेट्स भी। हाँ, हालांकि इस पर बहस चलती रहती है, पर इसने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पारंपरिक ओपेसिटी थी, जो एक पर्दा था, उसे चैलेंज जरूर किया है। और ये सरकारी कंपनियों और प्राइवेट बॉडीज पर भी लागू होता है। हाँ, सरकारी कंपनियां और ऐसी प्राइवेट एंटिटीज जो पब्लिक फंक्शंस करती हैं या जिन्हें सब्सटैंशियल सरकारी फंडिंग मिलती है, वो भी इसके दायरे में आती है। इससे ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स पारंपरिक सरकारी सीमाओं से आगे बढ़े हैं। पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी पर भी इसका असर हुआ होगा, जैसे राशन, पेंशन, पासपोर्ट, लाइसेंस वगैरह मिलने में देरी। निश्चित रूप से बहुत असर हुआ है। एक तो आरटीआई एप्लीकेशंस के डर से या उनके इस्तेमाल से विभागों को एप्लीकेशन ज्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस करनी पड़ी हैं। लोग ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। हाँ, नागरिक आरटीआई का इस्तेमाल अपनी पेंडिंग एप्लीकेशंस, चाहे वो राशन कार्ड हो, पेंशन हो या लाइसेंस, उसको ट्रैक करने के लिए कर सकते थे। इससे समय पर निपटान का दबाव बना, बेवजह की देरी कम हुई। और क्वालिटी पर भी असर पड़ा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कैसी है, स्कूलों में स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, इन पर सवालों ने अधिकारियों को सर्विस डिलीवरी सुधारने पर मजबूर किया। कोई उदाहरण, जैसे अस्पतालों में? हाँ, कई राज्यों में अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर आरटीआई सवालों से इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर हुआ। ये पता चला कि दवाएं हैं या नहीं, एक्सपायरी तो नहीं है। और शिकायत निवारण, ग्रीवेंस रिड्रेसल। आरटीआई ने फॉर्मल ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स को कॉम्प्लीमेंट किया है और कई बार तो उनसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। जिन नागरिकों को अपनी शिकायतों का जवाब नहीं मिलता था, वो आरटीआई लगाकर पूछते थे कि भाई हमारी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल यूज है। बिल्कुल। और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने में भी मदद मिली। पॉलिसी इंटेंट और ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप उजागर हुआ। ये फीडबैक लूप प्रोग्राम डिजाइन और एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने में मददगार रहा। तो कुल मिलाकर लगता है इसने लोकतंत्र की जड़ों को कई तरह से मजबूत किया है। नागरिक सशक्त हुए, भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगी, जवाबदेही बढ़ी, सेवाएं बेहतर हुईं, संस्थाएं ज्यादा पारदर्शी बनी। हाँ, ये सब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? चुनौतियां भी तो होंगी, इश्यूज भी होंगे। हाँ, चुनौतियां बहुत गंभीर हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद सबसे चिंताजनक है आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हिंसा। हाँ, ये खबरें आती रहती हैं। और अनगिनत लोग हरासमेंट, इंटिमिडेशन, झूठे मुकदमे और फिजिकल असॉल्ट का सामना करते हैं। 80 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये हमले खास तौर पर तब होते हैं जब आरटीआई एप्लीकेशंस शक्तिशाली स्थानीय हितों को, वेस्टेड इंटरेस्ट्स को थ्रेटन करती हैं, जैसे जमीन माफिया, अवैध खनन, बड़े सरकारी ठेकों में गड़बड़ी। इन कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ना होना उन्हें बहुत वल्नरेबल बनाता है। इसका नतीजा ये होता है कि सेंसिटिव मामलों में आरटीआई के इस्तेमाल पर एक चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। लोग डरते हैं कि जानकारी मांगेंगे तो कहीं उनके साथ कोई बुरा ना हो जाए। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब कानून का इस्तेमाल करने वालों को ही सुरक्षा नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। और सिस्टम के अंदर से भी रेजिस्टेंस होता होगा, अधिकारी सहयोग नहीं करते होंगे। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस बहुत आम है। सरकारी विभाग अक्सर ट्रांसपेरेंसी का विरोध करते हैं जानबूझकर। देरी करना, स्टैट्यूटरी डेडलाइंस को अनदेखा करना, 30 डेज की लिमिट पार कर देना। हाँ, या फिर बहुत ज्यादा फीस मांग लेना, या ये कह देना कि जानकारी निकालने में डिस्प्रपोर्शनेट एफर्ट लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अच्छा। या फिर अधूरी जानकारी देना जिससे बार बार अपील करनी पड़े। और एग्जेम्पशंस का गलत इस्तेमाल करना, जहां लागू नहीं होता वहां भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस या नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बना देना। मतलब टालने के बहाने ढूंढना। हाँ, टालम टोल करना, डिस्करेज करना। और ये भी देखा गया है कि सरकारों ने भी इसे समय समय पर कमजोर करने की कोशिश की है। डाइल्यूशन अटेम्प्ट्स। जी, जैसे 2019 में आरटीआई एक्ट में विवादास्पद संशोधन किए गए। इन संशोधनों ने केंद्र सरकार को इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का कार्यकाल और सेवा शर्तें तय करने की शक्ति दे दी। इससे क्या फर्क पड़ा? क्रिटिक्स का मानना है कि इससे उनकी इंडिपेंडेंस,
उनकी स्वायत्ता कॉम्प्रोमाइज होती है, वो सरकार पे निर्भर हो जाते हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज वाला मुद्दा। हाँ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 2013 में एक फैसला दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटी हैं और आरटीआई के दायरे में आती हैं। लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। आज तक लागू नहीं किया गया। पार्टियां इसके खिलाफ हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कमीशंस में लंबे समय तक पद खाली रखना भी एक तरीका है इसे कमजोर करने का। जब कमिश्नर ही नहीं होंगे तो अपील कौन सुनेगा? बैकलॉग बढ़ता जाता है। और रिसोर्सेज की कमी भी एक मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ। बिल्कुल, अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर खराब रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कई बार जानकारी होती ही नहीं या मिलती नहीं। पीआईओज की ट्रेनिंग में कमी और इंफॉर्मेशन कमीशंस में स्टाफ और संसाधनों की भारी कमी, जिससे अपील्स का निपटारा होने में सालों लग जाते हैं। क्या इसका मिसयूज भी होता है? मतलब लोग गलत इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कुछ हद तक होता है। हालांकि ये निस्बतन कम है, पर ऐसे मामले भी हैं जहां अधिकारियों को परेशान करने या निजी स्कोर सेटल करने के लिए वेक्सेशियस एप्लीकेशंस डाली जाती हैं। या कमर्शियल फायदे के लिए जानकारी मांगना। हाँ, वो भी। या फिर ऐसी जानकारी मांगना जो आसानी से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके लिए भी एप्लीकेशन डाल देना। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर बेवजह बोझ पड़ता है। अगर हम भारत के आरटीआई कानून की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करें तो क्या खास बातें नजर आती हैं? क्या ये ज्यादा मजबूत है या कमजोर? देखिए, ये मिक्स पिक्चर है। भारत का आरटीआई कानून कई मायनों में ज्यादा एम्बिशियस है। इसका इंस्टीट्यूशनल कवरेज बहुत वाइड है। थ्योरेटिकली जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, जैसे हमने बात की। हाँ। अधिकारियों पर पर्सनल पेनल्टीज का प्रावधान ज्यादा सख्त है कई देशों के मुकाबले, और इसकी ग्रासरूट्स रीच, खासकर ग्रामीण भारत में, वो रिमार्केबल है। ये चीज कई विकसित देशों के इन्फॉर्मेशन लॉज में भी नहीं दिखती। लेकिन दूसरी तरफ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस यहाँ ज्यादा गहरे हैं, जो भारत के व्यापक गवर्नेंस इश्यूज को दर्शाते हैं। भ्रष्टाचार, कमजोर संस्थाएं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो कानून कागज पर मजबूत है, पर जमीन पर चुनौतियां बहुत हैं। टेक्नोलॉजी का भी कुछ रोल रहा है इसे शेप करने में, ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह। हाँ, टेक्नोलॉजी ने निश्चित रूप से मदद की है। ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग पोर्टल्स बने हैं कई राज्यों में और केंद्र में। सरकारी वेबसाइट्स पर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अब पहले से ज्यादा हो रहा है। और सोशल मीडिया। हाँ, आरटीआई से मिले जवाब सोशल मीडिया पर एम्प्लीफाई होते हैं, जिससे अवेयरनेस बढ़ती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आरटीआई डेटा का एनालिसिस करके सिस्टमिक इश्यूज को पहचान रहे हैं, डैशबोर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइड का क्या? वो एक बड़ी हकीकत है। बहुत से नागरिक, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी इन ऑनलाइन आरटीआई सिस्टम्स का लाभ नहीं उठा पाते। उनके लिए ट्रेडिशनल तरीका ही काम करता है, या उन्हें किसी इंटरमीडिएरी की मदद लेनी पड़ती है। तो लगभग 20 साल होने को आए इस कानून को। अगर हम इसका एक असेसमेंट करें, इसका कुल मतलब निकालें, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आरटीआई एक्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में से एक है। एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। हाँ, इसने लाखों आम भारतीयों को सशक्त बनाया है, उन्हें एक आवाज दी है। बिल्कुल। इसने अरबों का भ्रष्टाचार उजागर किया है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कुछ हद तक सुधारा है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका वादा अभी अधूरा है। हाँ, इसका पोटेंशियल अभी पूरी तरह रियलाइज नहीं हुआ है। एक्टिविस्ट पर हिंसा, इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस, डाइल्यूशन अटेम्प्ट्स, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, ये सब इसकी इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। तो इसका भविष्य किस पर निर्भर करता है? इसका भविष्य पॉलिटिकल विल पे निर्भर करता है। क्या सरकारें ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या वो आरटीआई यूजर्स को प्रोटेक्ट करेंगी? क्या वो एक्ट को कमजोर करने के दबावों का विरोध करेंगी? ये बड़े सवाल हैं। इसने कहीं न कहीं नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते की एक नई कल्पना पेश की है ना? नागरिक सिर्फ पैसिव सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि एक्टिव स्टेक होल्डर्स हैं। एग्जैक्टली। आरटीआई का गहरा महत्व इसी डेमोक्रेटिक रीइमेजिनेशन में है। इसने इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन को संभव बनाया। नागरिक अब अटकलों के बजाय फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ पॉलिसी डिबेट्स में शामिल हो सकते हैं। चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन आरटीआई ने इरिवर्सिबली बदल दिया है कि भारतीय अपने लोकतंत्र के साथ कैसे एंगेज करते हैं। बिल्कुल। और शायद इसकी असली लेगेसी सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर करने या इनएफिशिएंसीज ठीक करने में नहीं, बल्कि उस कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में है जिसे इसने उत्प्रेरित किया है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का? ट्रांसपेरेंसी की उम्मीदें जगाना, सिविक कॉन्शियसनेस को पोषित करना, और ये स्थापित करना कि लोकतंत्र में अंततः सरकारों को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए। ये सोच मजबूत हुई है। ये बहुत अहम बात है। हाँ, तो जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए, खासकर कार्यकर्ताओं के सामने मौजूद जोखिम और कानून को कमजोर करने के लगातार हो रहे प्रयासों को देखते हुए, हम नागरिक
कलेक्टिवली इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण को अगले 20 वर्षों के लिए कैसे सुरक्षित और मजबूत कर सकते हैं? किन नई रणनीतियों या तौर तरीकों की आवश्यकता हो सकती है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन के विषयों पर ऐसी और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।